बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इशूज़ पर बात करें। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज दोबारा समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और पाकिस्तान का इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट मसला जो बना हुआ है वो है इंतखाबात का। इंतखाबात मुलतवी किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और ये कहा गया कि हमारे पास फ़ंड्स अवेलेबल नहीं हैं, हमें फ़ौज सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है और बाकी दीगर मसाइल। लेकिन ये तमाम बातें ख़ुद से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की, और करने के बाद इंतखाबात को मुलतवी किया और 8 अक्टूबर की डेट दे दी थी, जिस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक दरख्वास्त मौसूल हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और कहा गया कि ये जो इंतखाबात मुलतवी कर दिए इलेक्शन कमीशन ने, ये शायद आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। आज दूसरा दिन था, इसी केस के ऊपर समाअत हुई, और कल की समाअत में हमने देखा कि जब समाअत हुई और समाअत ख़त्म होने के बाद एक पुराना फ़ैसला 2 जजेस का जो इख्तिलाफ़ी नोट था, 28 पेजेस पर मुश्तमिल वो नोट सामने आया और उसको पब्लिक किया गया। उसके बाद उस नोट के ऊपर बहुत सी बहस होनी शुरू हो गई। मरीम नवाज़ साहिबा आई, उन्होंने एक सेलिब्रेट किया उस नोट को और कहा कि जिस तरह मेरे बयानिए की जीत हुई है, हमारे बयानिए की जीत हुई है, कि जिस तरह से इख्तिलाफ़ी नोट हमारे सामने आया है वो हमारे बयानिए की जीत है। लेकिन वो इख्तिलाफ़ी नोट पिछला गुज़िश्ता था, और पास्ट जो जब ये केस टेकअप किया गया था, सुओ मोटो एक्शन हुआ था चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उस पर इख्तिलाफ़ी नोट 2 जजेस की राय थी, जो आज सुप्रीम कोर्ट में इस्तफसार भी हुआ और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इसका ज़िक्र भी वहाँ पर किया। लेकिन इसका ज़िक्र करते ही आगे से जवाब उन्हें यही सुनने को मिला कि वो पुराने केस की बात थी, इस केस से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज जो केस है वो ये है कि इलेक्शंस की तारीख को आगे किया गया, यानी पेंडिंग किया गया, और देखना ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कर सकता था कि सदर पाकिस्तान की जानिब से दी गई तारीख को वो आगे पोस्टपोन करता और 8 अक्टूबर पर ले जाता, जिसका फ़ैसला आज ये सुनाया गया, जिसमें ये बात की गई। फ़ैसला तो अभी नहीं आया इस केस का, लेकिन इसमें इस्तफसार के दौरान ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई किसी किस्म का इख्तियार नहीं है कि वो इंतखाबात की तारीख आगे कर सके, ये भी कहा गया। और बहुत सी बातें की गई उसके अंदर, स्पेशली जब जिक्र आया और पैसों का जिक्र हुआ और कहा गया कि 20 अरब रिक्वायर्ड है इलेक्शंस के लिए पंजाब और KPK के इंतखाबात के लिए, लेकिन ये पैसे वजारत ख़जाना के पास अवेलेबल नहीं है। तो इस पर काफ़ी दलीलें दी गई, और ये कहा गया कि 500 अरब चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि मैंने ये देखा था कि वफाक ने क्लेम किया था कि मार्च तक हमने 500 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लिया है। 500 अरब में से क्या 20 अरब भी नहीं है इंतखाबात के लिए देने के लिए? फिर ये भी कह दिया गया कि हमारी तनख्वाहों में से 20 अरब डिडक्ट कर लिया जाए, लेकिन इंतखाबात कराए जाएँ। साथ ही फिर जब अदालत में इस्तफसार हुआ और ये बताया गया कि 10 अरब रुपया लैपटॉप स्कीम्स में दिया गया है, फवाद चौधरी साहब की जानिब से ही कहा गया कि 70 अरब रुपया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी डेवलपमेंट के लिए 70 अरब दिया गया है। इस पर जस्टिस जमाल बंदूखेल साहब ने कहा कि 80 अरब तो ये हो गया है, किस तरह से पॉसिबल है कि 20 अरब रुपया ना अवेलेबल हो हुकूमत के पास, और अगर आज अवेलेबल नहीं है तो इसकी क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात साजगार होंगे, तब हमारे पास फ़ौज भी होगी, तब हमारे पास पैसे भी होंगे, तब हमारे पास तमाम वसाइल होंगे। इसकी क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को ये हो जाएगा? बहरहाल समाअत को कल 11:30 बजे तक मुलतवी किया गया। इस सब पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है नासिर शराजी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू जी। साथ तशरीफ़ फरमा है कर्नल रिटायर्ड अब्दुल रऊफ़ संधू साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपका। अपनी बात का आगाज़ करूँगा नासिर शराजी साहब से। नासिर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर सियासी बहरान है, और सियासी बहरान की वजह से ही मौशी बहरान सेटल नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी तक जो हुकूमत इस मुल्क के ऊपर कायम है, ये हुकूमत कहते हैं सो कॉल्ड, यानी कहा जाता है कि हम एक आइनी तरीके से आए, जबकि सब ने देखा कि किस तरह से एक मुंतखब हुकूमत को गिराया गया था। जो कुछ हुआ उन्हीं के लोगों को अपने साथ एडअप किया गया, जो कुछ भी सारी सिचुएशन हुई, उसके बाद बड़े दावे किए थे इस हुकूमत ने कि हम आएंगे, हमारे पास तजर्बाकार लोग हैं, हमारे पास बड़ी तजर्बाकार टीम है। सर, कैसी तजर्बाकार टीम और कैसे लोग हैं? जो मरीम औरंगज़ेब साहिबा की कल की स्टेटमेंट देखे तो उन्होंने कहा जो 10 निकाती एजेंडा इमरान खान ने दिया है उस पर 10 चपेड़ें पड़नी चाहिए। सर, दैट वाज अ वेरी पुअर स्टेटमेंट। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदार ओहदों पे जो भी शख्सियात बैठी हैं, उनका ताल्लुक़ हुकूमत से है या उनका ताल्लुक़ अपोजिशन से है, उनको अपने जो लफ्ज़ों की सिलेक्शन है उस पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखिए, शाइस्तगी का रवैया जो है ये आना चाहिए, और ट्रेंड ऊपर से आता है, नीचे से नहीं आता। जिस टाइप के हमारे लीडर गुफ्तगू करेंगे, अवाम भी उसी ज़ुबान को और उसी अंदाज़े बयान को फिर अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि
बहुत तबाही हो चुकी है, माशरती एतबार से, मुआशी एतबार से तबाही हमें हर तरफ नज़र आ रही है। तो कम से कम अखलाकियात के कोई आला मयार कायम किए जाएँ। नई नस्ल जिसको हम कहते हैं कि हमारे कल के पाकिस्तान की वारिस है, इस नस्ल को हम क्या वर्सा जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये लम्हा फ़िक्रिया है। ये सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है, अपोजिशन हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम कोई अच्छे मयार काम करें। ठीक है, अच्छे मयार हम देंगे तो हम अपनी नस्ल से किसी अच्छे काम की तवक्को कर सकेंगे। अब आते हैं वो जो माहिरीन की बात होती है, हम देखते हैं कि इस हुकूमत से जो तवक्कुआत वाबस्ता की गई थी वो पूरी नहीं हो सकी। हुकूमत अपनी मारूफात पेश करती है, लेकिन बहरहाल ये भी देखने में आता है कि हुकूमत की तरजीहात जो हैं, ठीक है, वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, इससे बेहतर काम हो सकता था, प्रायोरिटीज को चेंज किया जाना चाहिए था, आवाम को रिलीफ देने के जो मंसूबे हैं उस पर काम होना चाहिए था, अल्ले तल्ले खत्म होने चाहिए थे। वेरी सॉरी टू से वो नहीं हो सके। ठीक है, तो अपोजिशन का अगर ये क्लेम है तो वो दुरुस्त है। बाकी रही बात अपोजिशन के अपने, वो 200 माहिरीन कहाँ गए जब इक़्तिदार में ये आए थे, तो इन्होंने भी यही फरमाया था इनके लीडरान कराम ने। अपोजिशन से मुराद मेरी अब इमरान खान साहब की पार्टी है जो आज अपोजिशन में, कल की हुक्मरान थी। देखिए 26 साल की जद्दोजहद, 26 साल हमें यही पढ़ाया जाता रहा कि जनाब ये चोर हैं और ये डाकू हैं और ये लूट के खा गए। बाद में जब सिलेक्शन का वक्त आया तो जिनको डाकू कहा गया उनको पंजाब में सबसे बड़ा ओहदा दे दिया गया। और वो माहिरीन हमें, माफ़ कीजिएगा, तहरीक इंसाफ में भी नज़र नहीं आए। जो 200 माहिरीन का हम सुनते सुनते हमारे कान पक गए। जब नज़र आया तो फिर डिपेंड उन्हीं पे किया जाने लगा। वो 26 लोग जो थे डुअल नेशनल, वो लाके हमारे आपके सर पे बिठा दिए गए। उन्होंने इस मुल्क को जिस तरह बर्बाद किया वो एक अलग दास्तान है। सर लेकिन आज महंगाई 46% है और इमरान खान साहब जब उतरे हैं और उनकी पार्टी जब गई है तब 11-12% के करीब थी। इतना बड़ा जो इसमें चेंज आ गया है सर, आप क्या समझते हैं? ये लोग तो तजर्बाकार लोग थे और वादे करके आए थे इस अवाम के साथ। मेरे से आपके साथ मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था, अवाम एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि ये लोग तो बड़े तजर्बाकार लोग हैं और ये कहते थे कि हम आएंगे। शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट में आपको याद कराऊं, 6 माह के अंदर इस मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे। वो मईशत जिसका बेड़ा गर्क इमरान खान ने किया है। बेड़ा गर्क क्या था? 150 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा था सर, 165, 70, 75 रुपए डॉलर की फ्लक्चुएशन थी। और शहबाज शरीफ ऊपर लेके गया है, ये हुकूमत लेके गई, कौन लेके? मुझे ये बताया ना, क्या उस वक्त यूक्रेन की जंग हो रही थी जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी? तो जब जा रहे थे तो उस वक्त शुरू हुई थी ना आखिरी दौरा यूक्रेन की जंग से। क्या देखिए पेट्रोल की प्राइस का, हम पेट्रोल प्रोड्यूस नहीं कर रहे, पेट्रोल कौन प्रोड्यूस कर रहा है? डॉलर कौन कंट्रोल कर रहा है? अमेरिका। इंटरनेशनल मार्केट प्राइस क्या है डॉलर पेट्रोल की आज? जो भी है मुझे ये बताएं। नहीं मुझे ये बताएं, डॉलर मॉडल टाउन, देखिए डॉलर मॉडल टाउन में प्रिंट नहीं होता और तेल जो है वो भी लाहौर से नहीं निकलता। तेल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं, टॉक अबाउट द फैक्ट्स। मेरा सवाल ये है कि उस टाइम पे डॉलर की प्राइस क्या, पेट्रोल की प्राइस क्या थी, क्रूड ऑयल की प्राइस क्या थी इंटरनेशनल मार्केट में? सारी दुनिया में जो प्राइस थी कंपैरेटिवली लूटा जा रहा है कि ज्यादा है? मेरा सवाल ये आपसे। देखिए आपकी बात जो है ना, उसका पेट्रोल प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई है तो हमारे आप ग्राउंड रियलिटीज नहीं ना देखते, उधर भी नजर डालें ना। जी जी, इमरान खान साहब के जमाने में जो भी पेट्रोल की प्राइस थी, इमरान खान साहब सुने जरा, लेट मी फिनिश। देखिए ना, आपके मैंने बड़े खूबसूरत सवाल, तवील सवाल सुन लिए, जरा मेरा जवाब सुने और मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेना चाहता। मुझे ये बताइए, इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे और नून लीग की हुक्मरानी थी, उस वक्त खान साहब कहते थे कि ये पेट्रोल जो है इस मुल्क में 70 रुपये लीटर होना चाहिए, ये बड़ी महंगाई है, बड़े टैक्सेस हैं, लेवी है। जब खुद आए तो फिर 70 रुपये बेचा? नहीं बेचा। हुकूमतों की मजबूरियां होती हैं। इमरान खान साहब की मजबूरी ये थी कि 70 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं बेच सके, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में जो हमें कॉस्ट कर रहा था वो 45 रुपये कर रहा था। सवाल ये है कि कुछ रियलिटीज़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उनको हमने अकाउंट में रखना है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ, मैं तो खुद कह चुका अपनी गुफ्तगू के इब्तिदा में कि हुकूमत इस वक्त जो मौजूद है, PDM की गवर्नमेंट, उनसे जो तवक्कुआत थी वो डिलीवर नहीं कर सके। बायने ही इमरान खान साहब को एक पीस टाइम में इक़्तिदार मिला था, उस वक्त जंग नहीं थी, इन्फ्लेशन नहीं था, कोरोना नहीं था, बड़े अच्छे हालात। उन्होंने क्या तीर मार लिया? सर आज कौन सी जंग लगी हुई है? बिल्कुल जंग है। डॉलर देखिए ना, डिवैल्यू हो चुका ना, पूरी दुनिया में क्राइसिस है, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस है। अमेरिका कहाँ खड़ा है, बर्तानिया कहाँ पे खड़ा है? इकोनॉमिक क्राइसिस आए कोरोना की वजह से, दैट वाज द रीजन ओवर, दैट इज ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए। एटम बम के बाद कितने अरसे के बाद रीबिल्ड किया जर्मनी ने या जापान ने या बर्तानिया ने या जो मुल्क भी उसमें शरीक थे, कितना अरसा लगा? तो कोरोना एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। मुझे बताएं, जब सैलाब आ जाते हैं, सैलाब के 8 दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है? कई बरस लग जाते हैं रिहेबिलिटेट करने में लोगों को, और जो नुकसान होता है उसका अजाला नहीं हो सकता।
जो इंसान तबाह व बर्बाद हो जाते हैं, मर जाते हैं और उनकी जायदादें तबाह हो जाती हैं, उनको ठीक करने में, यानी इंसान तो खैर वापस नहीं आता, लेकिन जो रिहेबिलिटेशन का जो काम है उसको करने में कई बरस लग जाते हैं। ठीक है, तो सर अब कितना अरसा लगेगा, यानी कितना अरसा दरकार है? जिस तरह से लोगों को आटे की लाइन में लगाया हुआ है इस टाइम पे, यानी अवाम का सारा फोकस एक 658 रुपए का जो बैग था आटे का, जो सरकारी रेट था, उसको 1152 कर दिया गया। देखिए, मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। इसका एक बेहतर अंदाज था। देखिए लोग, देखिए अब आटे के लिए हुसूल के लिए 7 से 8 अफराद जो हैं जान से हाथ धो बैठे हैं सर, और आज उसके अलावा गई हैं सर जी, उसके अलावा जो तौहीन हो रही है इंसान की और बुजुर्गों की और बेसरो सामानी की हालत में जो लोग हैं वो एक अलग बात। इसका हल क्या था? इसका हल ये था कि जो अरबों रुपए का मुनाफा यहाँ से कमा के फर्टिलाइजर कंपनियां मुल्क से बाहर ले जा रही हैं, उनकी गर्दन पे हाथ डाला जाता, सस्ता फर्टिलाइजर देते, सस्ता नहीं बिल्कुल फ्री में बीज दे देते। 1-2 साल की बात ही थी ना, फ्री में बीज देते और उसके बाद गंदम की प्राइस को कम करते। अब गंदम की प्राइस जो है 3900 रुपये कर दी गई है। तो फायदा किसको हुआ? जागीरदार को हुआ, नवाब को हुआ, बड़े काश्तकार को हुआ, छोटे काश्तकार को उसका फायदा नहीं हुआ, अवाम को उसका फायदा नहीं हुआ। अब वो जो टैक्स जो हम दे रहे हैं, हमें उसका क्या फायदा हुआ? वो तो आपने बांट दिया अमीरों में और आपने बांट दिया बहुत ज्यादा गरीबों में। चले, बहुत अच्छी बात है। वो जो दरमियान का तबका है, जिसको हम मुतवस्सित दर्जे से ताल्लुक रखने वाले लोग कहते हैं, वो तो मारे गए। मुतवस्सित टैक्स भी पूरे दे रहे हैं और आटा भी महंगा खरीद रहे हैं। एक आदमी जिसके पास 800 सीसी की गाड़ी है, मैं उसको अमीर आदमी नहीं समझता। जिसके पास 1000 सीसी की गाड़ी है, उसकी मजबूरी है, उसको मैं अमीर आदमी नहीं समझता। ठीक है। लेकिन जिसके पास गाड़ी है उसको अमीर आदमी समझ लिया गया है। उसको आटे का थैला नहीं मिल सकता, वो हाथ फैला के लाइन में नहीं लग सकता। तो मैं समझता हूं कि ये वाहियात पॉलिसी है। मैं इसको कंडेम करता हूं। इससे बेहतर अंदाज में अवाम को सर्विस मुहैया की जा सकती थी और वो ये था कि गंदम की प्राइस फिर नीचे लाएं और सस्ते दामों पे फर्टिलाइजर दें और बीज दें। ये उसका बेहतर तरीका है। अब्दुल रऊफ संधू साहब, वेलकम टू यू नाउ सर। जाहिर है आपने भी डिस्कशन सुनी और जो हालात इस टाइम पे मुल्क के जा रहे हैं, जो इकोनॉमी के हालात हैं, आज ये भी कहा जा रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शंस कराने के लिए। 20 अरब रुपए का फंड नहीं है, जबकि तरक्याती कामों पे 70-80 अरब रुपया लगा दिया गया। 10 अरब लैपटॉप स्कीम पे दे दिया गया। 54 अरब रुपया आटा फ्री देने के लिए 54 अरब रुपया जो है वो लगाया गया। एक अच्छा काम है आटा फ्री देना, लेकिन जिस तरह से आटा दिया जा रहा है, मेरा सवाल दोबारा आपसे ये है सर, 658 रुपए का बैग था और उसको 1152 कर दिया गया, जो सरकारी रेट आटे का। ठीक है, इसको क्या कंट्रोल नहीं किया जा सकता था? 658 पे सब्सिडी देते, उसको मजीद रिड्यूस कर देते। अगर आपके पास मजीद 54 अरब का फंड था बैक एंड पे, आप उसको कम कर देते। लेकिन लोगों को जो आज जलालत उठानी पड़ रही है, लोग मर रहे हैं बेचारे, और हम तो यहाँ पे बैठकर सिर्फ बात करते हैं सर। जो वो वहां पे फेस कर रहे हैं ना लोग, जो आटा लेने के लिए आते हैं और खाली हाथ वापस जाते हैं, सोचें पर क्या गुजरती होगी। चट्टा साहब, पहले शराजी साहब की बात सुन के तो आज हौसला हुआ कि हम इम्पार्शल बात कर सकते हैं। ठीक है, जो जिसका गुनाह है उसके सर पे थोपा जाए, जो गलती करता है उसको कहा जाए कि खा वो गवर्नमेंट में हो, खा वो अपोजिशन में हो। बिल्कुल ठीक है। आप आइसोलेशन में कोई चीज़ नहीं ले सकते। आप जब कंपैरिजन करते हैं तो लेट्स स्टार्ट कंपैरिजन फ्रॉम 35 kg का आटा था जब इमरान खान ने हुकूमत टेक ओवर की थी। ठीक है, ठीक है। और चीनी 40 रुपये 50 रुपए किलो थी, 55 रुपये किलो थी। तो आप उसको लेके कुछ कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, आपने ड्रॉ करना है तो आप देखें कि जो 3-3.5 साल की हुकूमत है, जिस तरह इन्होंने झूठे वादे दावे ऐलानात किए थे, वो कहाँ गए? अब की हुकूमत नहीं, आप इमरान खान की हुकूमत। ओके, देखें इसके बाद आपकी हुकूमत पे भी आएंगे सर। मैं तो खुद आऊंगा। ठीक है, देखें जो गलत इस हुकूमत करे, मैं कहता हूँ कि इमरान खान की बात पूरी करे, फिर हम इस हुकूमत पे तफसीली गुफ्तगू। मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा बुराई हमारी शुरू होती है, जो सियासी बुरान आया वो 2010 में आया, 2011 में आया। ठीक है, जिस वक्त मेरे ही कुलीग जो है जनरल पाशा साहब ने इनको गोद लिया। ठीक है, इसको लेके दुबई जाते रहे। ठीक है, वो आरफ नकवी कहाँ है? वो आरफ नकवी आज अमेरिका की जेल में है। वो इतना बड़ा करप्ट आदमी, उसको इसका 60% के एक्सपेंसेस उसने 2013 और 18 के इलेक्शन में उसने पे। नून लीग को किसने गोद में लिया था सर? नून लीग को गोद में लिया तो होश आ गई भट्टो को। हाँ, इसमें सर इनको होश नहीं आई, अभी तक नहीं आई। इनको देखें, उनको होश आ गई है तो नून लीग इक़्तिदार में है। क्या ये होश होती है कि उसको आप इक़्तिदार में ले आए? अगर आप इसको ये समझना चाहें थोड़ा देर के लिए, मैं आपको समझा देता हूँ
कि पहले गवर्नमेंट को किसी को लाया जाता था, किसी को लीडर बनाया जाता था, लीडर बनाने के बाद उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं संभालती थी फौज, ठीक है, उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर नहीं संभालती थी। सर हर दौर में हमने देखा है आर्मी चीफ साहब जा रहे हैं, जहां पे मैं कहता हूं चीफ साहब साथ जा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और वहां से फंड्स आ रहे हैं। 2 मिनट देना, देखें मैं कहता हूं कि किसी गवर्नमेंट को ले लें कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, इमरान खान की गवर्नमेंट में इमरान खान तो किसी जगह बैठता ही नहीं था, ठीक है, जितने भी पार्लियामेंट में फैसले होते थे वो इमरान खान के बगैर थे, वो पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं होते थे, वो बाजवा साहब करते थे, वो फैज हमीद करते थे। किसी गवर्नमेंट का किरदार फैज हमीद जैसा नहीं है, किसी गवर्नमेंट का। वो उसने जितनी आपने कहे ना कि सियासी जो आजकल आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है, वो मैं अगर कहूँ तो वो शुरू होती है 2010-11 के बाद, ठीक है। उसके बाद आपने वो वक्त याद करें 2007 का, यानी कि इमरान खान साहब को भी प्रॉब्लम में मुल्क मिला, आप ये कह रहे हैं? मैं कहता हूं इमरान खान को तो पीसफुल मुल्क मिला उस वक्त, जी उस वक्त ना तो दहशतगर्दी थी, ठीक है, दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, अच्छा, ना कोई क्राइसिस थे मुल्क में, ठीक है, क्राइसिस खुद इमरान ने पैदा किया। इमरान खान के दौर से पहले, इमरान खान के आने से पहले इस मुल्क के अंदर कितने ड्रोन अटैक्स हुए? वो जो 467 ड्रोन अटैक्स हुए 2000 इमरान खान के पूरे टेन्योर में एक ड्रोन अटैक नहीं हुआ, वो पीसफुल था ना, तो फिर से एक हो गया है। मैं कहता हूं कि देखिए 2013 में जब गवर्नमेंट आई उसको क्राइसिस थे, दहशतगर्दी थी, बंदे मर रहे थे, ड्रोन अटैक हो रहे थे, बेड़ा गर्क था, कराची में कोई बंदा फिर नहीं सकता था, इवन सो कि कराची में पर्सनल यूनिफॉर्म पहन के बाहर नहीं जा सकते थे, ठीक है, मुशर्रफ के ज़माने में नहीं जा सकते थे और इस वक्त भी नहीं जा सकते थे जब मियां नवाज शरीफ टेक ओवर कर रहा था। जब ये हादसा होता है आर्मी पब्लिक स्कूल वाला, उसके बाद ये एक एपिस कमेटी बनती हैं, बाकी सब बनते हैं, उस क्राइसिस से आपने हैंडल कर लिया दहशतगर्दी को, उस जिन को बंद कर लिया। आज की खराबी वो है जनरल फैज हमीद का जो उसने मुआहदा किया है अफगानिस्तान के साथ, इसके टीटीपी वालों के साथ, वो मुआहदा है। क्यों नहीं गवर्नमेंट खुल के उन्होंने जिक्र किया है कि जी किसने किया, किसने नहीं नाम लें कि किसने किया। ये सारी खराबी पैदा होती है उसके बाद। देखें कोई भी जनरल चीफ अपने जो DGIC होता है गवर्नमेंट नहीं चला सकता, वो एक असिस्टेंट होता है टू द प्राइम मिनिस्टर। जब प्राइम मिनिस्टर खुद बैठना ना जाए, मीटिंग कॉल हो रही है कि जी फॉरेन अफेयर कमेटी की मीटिंग आ जाए, प्राइम मिनिस्टर चेयर करनी होती है, नहीं चेयर करता। देखिए 4 साल दे दिए भाई, उससे क्या निकालना हमने? अगर उसने 4 सालों में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हैंडल नहीं किया, उसने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने नहीं दिया, एज ए प्राइम मिनिस्टर लीड नहीं किया, उसने कोई क्राइसिस हल नहीं किया, कोई इतने पैसा उसने लोन लिया, सबसे ज्यादा तारीख में लोन लिया, कोई मुझे प्रोजेक्ट दिखा दें, अभी आता है इस गवर्नमेंट पे कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, ठीक है, कोई मुझे आप बता दें कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है इमरान ने शुरू किया उसको खत्म किया। गवर्नमेंट ने कौन से प्रोजेक्ट किए सर? मैं कहता हूं कि इस गवर्नमेंट में जब आपको ये तसलसल को मैं लिंक करना चाहता था कि जब आपकी डीरेल हो जाती है इकोनॉमी, उसको रीबिल्ड करने के लिए आपको 5 गवर्नमेंट चाहिए, 6 गवर्नमेंट चाहिए। सर इमरान खान ने कोरोना फेस किया, इमरान खान के जमाने में एक पेंडेमिक वायरस इस पूरी दुनिया के अंदर आया। मैं कहता हूं कि कोरोना में जफर साहब को क्यों निकाला था? कितने अरबों का फ्रॉड करके वो चला गया, ठीक है, क्यों नहीं डॉक्टर जनरल साहब को उसको पकड़ा गया जो हेड करते थे? यार अगर आपने क्राइसिस को हैंडल करना है तो प्लीज, मैं कहता हूं कि इस गवर्नमेंट ने, जो मैं समझता हूं कसूर जिस गवर्नमेंट का है, इसको इमरान खान को हैंडल नहीं कर सके। इन्होंने इमरान को वो केसेस जो कि करप्ट के मतलब प्रैक्टिस के केसेस हैं उसको नहीं हैंडल कर सके। इन्होंने क्या किया है, पहले डरते रहे, गवर्नमेंट ली, वादा किया हम निकल जाएंगे, दैट्स व्हाट द बेस्ट पॉलिसी की इसको अगर जिस वक्त लिया था मई में चले जाते। तो राना सनाउल्लाह साहब जो आज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि या इमरान खान रहेगा तो या हम रहेंगे, वो सियासी स्टेटमेंट है। अगर फर्ज करें वो जो आप स्टेटमेंट कहते हैं मैं उसको कंडेम करूंगा, अगर राना सनाउल्लाह को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन स्टे विद अस, राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, और हम बात कर रहे थे मुल्क की सिचुएशन के ऊपर। आज चीफ जस्टिस साहब ने जो इस्तफसार किया और कर्नल अब्दुल रऊफ संधू साहब जिस तरह से इजहार कर रहे थे कि बेड़ा गर्क इमरान खान ने किया इस मुल्क में आकर, इससे पहले अगर इमरान खान साहब ना आते, 4.25 साल इमरान खान साहब को ना मिलते, शायद हमारा मुल्क आज किसी बड़ी इंटरनेशनल कंट्री और बड़ी वेलफेयर कंट्री के साथ मुकाबले में होता। जबकि यही वो पार्टीज़ हैं जो पहले भी गुज़िश्ता 40 साल से इक़्तिदार में हैं और एक्सपोज हो गए आज सामने आकर, ये 1 साल का दौर लेकर एक्चुअली एक्सपोज हो गए, क्योंकि बड़े तजर्बाकार लोग थे और बड़े वेल एक्सपीरियंस्ड लोग थे। मरीम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट एक मैं आपको याद कराऊँ तो उन्होंने कहा कि PDM के अंदर इतने जो है तजर्बाकार और अक्लमंद लोग हैं कि जब इनको इक़्तिदार मिलेगा तो ये इस मुल्क की
पूरी बदहाल मईशत को ठीक कर देंगे। बदहाल मईशत वो जिसमें 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, जिसमें यहाँ पे इस मुल्क के अंदर आज जो कीमतें हैं इससे 4 गुना कम तमाम कीमतें थी, आज 4 गुना ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। और अक्लमंद और तजर्बाकार लोग जब आए तो आकर हैंडल ना कर सके। नासिर शराजी साहब, आई कम टू यू सर। इलेक्शंस की बात हो रही थी और कर्नल साहब भी फरमा रहे थे कि इलेक्शंस जो है वो 2013 के अंदर हुए तो 2013 में कितने अच्छे हालात थे। हालात तो उस वक्त भी बहुत ख़राब थे, ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इलेक्शंस तो तब भी हुए। आज हालात को ऐसा क्या हो गया कि सर इलेक्शंस नहीं हो पा रहे? नासिर शराजी साहब, देखिए जी, बात यह है कि सिर्फ मैं अगर कहूँ कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए तो शायद आपको बात इतनी अच्छी नहीं लगेगी। देखिए, एक बिल्डिंग में खुदा न खास्ता अगर आग लग जाए और वो तबाह बर्बाद हो जाए तो आने वाले 1 साल में नहीं बनती, वो उसमें बड़ा वक्त लगता है, फिर नुकसान का अजाला होने में मजीद तो पूरा मुल्क में आग लगी हुई है। 1 साल का टेन्योर लेने मुझे आए क्यों थे समझदार लोग? मैं अर्ज करता हूँ ना, क्यों आए थे? आए नहीं थे, इमरान खान की हमाकतों से आए हैं। देखिए, इमरान खान साहब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आते फॉरेन इलेक्शंस करवाते हैं। क्यों कराते? 5 साल का क्यों कराए हैं? उनके पास मैंडेट है, जो कौमी असेंबली में लोग बैठे हुए हैं, वो मैंडेट वो चने बेचते आए हैं, वो इलेक्शन लड़के आए हैं, उनका मैंडेट है, उनको पूरा। सर, आज जो कौमी असेंबली है जिसमें कोई अपोजिशन नहीं है, क्या आप इसको ठीक समझते हैं? अपोजिशन है, बिल्कुल। राजा रियाज साहब बैठे हैं। इमरान खान साहब को किसने कहा था कि वो जाए? मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब को किसने काटा था? सबसे बड़ी सियासी जमात छोड़ के बाहर भागे, किसने कहा था? नासिर शराजी साहब, सबसे बड़ी सियासी जमात जिसके पास सबसे ज्यादा MNAs है इस टाइम पे, अगर हम इंडिविजुअल जमात की बात करें, उसको पार्लियामेंट में एंटर नहीं होने दिया जा रहा। इस्तीफे देने का शौक किसको था? इमरान खान को। ओके, अच्छा, फिर शौक इतना था कि वहां से तो इस्तीफे दे के आ गए, फिर पंजाब में इस्तीफे देने का हौसला नहीं था, खैबर में नहीं तोड़ना चाहते थे। तहलील की है बहुत देर के बाद पाकिस्तान तहरीक अपनी हुकूमत थी पंजाब में और KPK में, सर ये हौसला नहीं था तो क्या था? ये हमाकत थी, जज के पास मैंडेट था। हमाकत के लिए हौसला चाहिए होता है। नहीं, हमाकत थी ना, पहली बात ये हमाकत नहीं करनी चाहिए थी। सर, हर आदमी समझा के मर गया कि ये जो MPs बैठे हैं ये अवाम का मैंडेट लेके आए हैं, आपके पास 1.5-2 साल हैं, काम करें, लोगों को रिलीफ दें, डेवलपमेंट का काम करें, लोगों की जिंदगियों में सहूलतें लाएं। वो जो आपने पता नहीं कितने करोड़ घर, कितने करोड़ नौकरियां देनी थी, चलो करोड़ों ना सही, लाखों ना सही, चंद हजार ही आप बना दें, कुछ तो करें। लेकिन इनके दिमाग में खराबी ये थी कि मैंने जिस तरह एक बयानिया बिल्डअप कर लिए कि पहले कहते थे अमेरिका ने तबाह कर दिया, फिर कहा जनरल बाजवा ने मेरे खिलाफ कर दिया। सूबाई असेंबली तहलील करने के बाद तो कुछ अरसा था, 1.5-2 साल तो नहीं थे सर। भाई, मैं हमाकतों का जिक्र कर रहा हूँ कि सब हमाकते हैं, वन आफ्टर अनदर। ठीक है, अब क्यों भागे फिर रहे हैं? वो जो कहता था रूल ऑफ लॉ, अब आए ना अदालत में पेश हो, सारी और हमारे सुनाते रहे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कुर्ता, अब हम कुर्ते का हिसाब लेते हैं, कहते नहीं मेरे कुर्ते का हिसाब ना लो। भाई क्यों ना ले? आप आसमान से उतरे में कौन सा हिसाब नहीं दिया इमरान खान साहब? कुछ भी नहीं दिया, अभी नहीं कोई हिसाब दिया। अभी तो अदालत पेश हो, फर्द जुर्म लगे, मुकदमा चले, नतीजा आए तो फिर पता लगे। सर, 100 से ज्यादा मुकदमा बन चुके हैं। 200 बनेंगे। वो खिलाफ वर्जियां क्यों करते हैं कानून की? क्यों कानून की खिलाफ वर्जियां करते हैं? सर, क्या जब कहा जाता है आप ही कानून की खिलाफ वर्जियां करते हैं या ऐसी खिलाफ वर्जियां और भी पार्टीज में होती हैं? ये कोई जवाब नहीं कि जी फलां चूंकि चोर है लिहाजा मैं चोरी कर रहा हूं, ये कोई जवाब नहीं है। हम तो इनको बहुत अच्छा समझते थे ना, दूध का दूल्हा समझते थे, अमर बिल मारूफ था, बाकी और फिर रियासत मदीना थी और हाथ में तस्बीह थी। आप अच्छा नहीं समझते जी? ऐसे ही PDM इत्तेहाद को आप अच्छा नहीं समझते? नहीं, मैंने तो उनकी बात ही नहीं की। आपने कहा मैं तो इलेक्शन की बात कर रहा हूं कि इलेक्शन कराने का कोई जवाब नहीं है। इमरान खान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो गलत है, असेंबलियां तोड़ना गलत था। आपने कहा इस वक्त वहां पे वो अपोजिशन नहीं बैठी के अंदर, क्या इलेक्शंस हल नहीं है इस मुल्क का? नहीं, कोई हल नहीं है। फिर क्या हल है? इलेक्शन अगर हल होते तो इस मुल्क की ये हालत होती। कई मौकों पे इलेक्शंस नहीं होने चाहिए थे। मुझे बताइए, जब भी इलेक्शन हुए, कितने इलेक्शन हो गए 70 के बाद? जनरल ज़िया साहब का सुने जी, 10 साल जनरल ज़िया साहब का भी देख लें, फिर मुशर्रफ साहब का भी देख लें, दरमियान में सिविल हुकूम कराए नहीं, सिविल हुकूम वो तो 3 महीने का कंपैरिजन करें ना, उन्होंने 11 साल बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम करके मुल्क को डेवलप करके। जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने की डेवलपमेंट देख लें, नून लीग को करके ज़िया साहब 11 साल बाद नून लीग को डेवलप करके कर रहा हूं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि इलेक्शन होना जो है, इलेक्शन होना इज नो गारंटी के हालात ठीक हो जाएंगे। इलेक्शन तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। सर सुने, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि ज़ियाउल हक साहब जो है वो नवाज शरीफ का असल बाप है। उनका अपना एक बयान है ना जी। मैं तो उनका वकील नहीं बैठा, मैं तो उनका वकील नहीं ना बैठा, मैं तो अपना तजिया पेश कर रहा हूं ना। इस वक्त इलेक्शन कराने का कोई जवाब नहीं है।
जिन्होंने असेंबलियां तोड़ी, उन्होंने हमाकत की, उनके पास मैंडेट था, उन्होंने अवामी मैंडेट की। केयर टेकर सेटअप इसी तरह चलता रहेगा, प्रोलॉन्ग करें इसको, बिल्कुल साल प्रोलॉन्ग करें जी, करना चाहिए। इलेक्शन उस वक्त होने चाहिए जब कौमी आइन कहता है कि 90 दिन से ऊपर आए कोई भी, वही आइन कहता है, वही आइन कहता है जी, वही आइन कुछ और भी कहता है। सर वो सिर्फ ये कहता है कि अगर इमरजेंसी लग जाए इस मुल्क के अंदर तो फिर इंतखाबात, अदरवाइज क्या होगा, देयर इज नो ऑप्शन। भाईजान मुल्क लूट के ले गए, मुल्क लूट के ले गए, आपके पास पैसे नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न, क्या जरूरी है एक जज जो है कातलाना हमले में मारा जाए, दहशतगर्दी में, या कोई बड़ा लीडर खुदा न खास्ता हलाक हो जाए, फिर इलेक्शन मुलतवी होंगे? भाई अब हालात देखें ना, दैट विल बी अ वैलिड रीजन फॉर इट। नहीं, सिक्योरिटी रीजन वैलिड रीजन नहीं है। आप चाहते हैं खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाए जैसा आपने फरमाया, तो फिर वो एक वैलिड रीजन होगी। आप चाहते हैं कि बड़ा जानी नुकसान हो तो फिर इलेक्शन मुलतवी किए जाए। हम ये कहते हैं कि उससे पहले आप फोर्स ही करेंगे, हालात जा किधर हैं, दहशतगर्दी का खतरा है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने ये फरमाया और उन्होंने कहा कि 2008 में बीबी की शहादत पर सिर्फ 40 दिन के लिए इलेक्शन मुलतवी हुए थे। ठीक है, क्या वो गलत हुआ था नासिर शराजी साहब? सिक्योरिटी बीबी शहीद देने वाले अदारे थे, उन्होंने इनकार नहीं किया था। जिन्होंने फाइनेंस देना था उन्होंने इनकार नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन ने इनकार नहीं किया था। आज तमाम इदारे जिन्होंने इलेक्शन होल्ड करना है वो सब इनकार किए बैठे हैं। उनका इनकार भी सामने आ गया है। 500 अरब का फंड इकट्ठा किया है मार्च तक, इस वफाकी हुकूमत ने खुद क्लेम किया है, और 70 अरब रुपया डेवलपमेंट फंड को दे दिया, 10 अरब लैपटॉप स्कीम को दे दिया, अरबों रुपया वैसे बांट रहे, लेकिन 20 अरब रुपया इलेक्शंस के लिए देने को नहीं है। क्या इलेक्शन जो तबाही लेके आएगा वो मैं 2 मिनट में अर्ज कर देता हूँ। इलेक्शन कराने का मतलब ये है कि 3 से 4 माह जो है पूरा मुल्क स्टैंड स्टिल पे होगा। अगर आज कोई दौर पे इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, 30 अप्रैल की डेट, पॉलिसीज रुक जाएंगी, बजट कौन देगा? तब तक तो हुकूमत नहीं बनेगी, बजट कौन देगा? और उसके बाद काम कैसे चलेगा? यहाँ तो तनख्वाहों के लाले पड़ जाएंगे गरीब आदमी के। आप कह रहे हैं इलेक्शन करो, इलेक्शन इस वक्त अय्याशी है, हम इन अय्याशियों के मुतामिल नहीं हो सकते। अब्दुल रऊफ संधू साहब, सुप्रीम कोर्ट साहब जो मर्जी फैसला करे वो कर सकते हैं, वो एक अलहदा फोरम है, हम उनको चैलेंज नहीं कर रहे। साहब, हालात जिस तरह से आप पहले भी फरमा रहे थे और आपने बताया कि 2013 के अंदर हालात बड़े ख़राब थे जब नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत टेकअप की, लेकिन इलेक्शंस तो तब भी हुए थे। 2008 में बीबी शहीद हुई, इलेक्शंस तो तब भी हुए। हालात आज चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया और ये कहा कि इस मुल्क में एमरजेंसी खुदा न ख्वास्ता लग जाए तो इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो स्टैंड लिया है आज उसकी नफ़ी कर दी और वाजे किया इसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो ये कर सके जो उसने किया है। आप ना अभी ठंडे दिल से ज़रा सोचना है इस बात को जो हम करेंगे। इस बात को आप 70 का इलेक्शन देख लें जी, ठीक है। बशानी ने बाइकआउट किया इलेक्शन का और उसने नासिर बाग में आके जलसा किया कि खुदा के लिए जल्द इलेक्शन कराओगे मुल्क टूट जाएगा, ठीक है। उसने कहा मैं नहीं हिस्सा लूँगा इस जुर्म में, इस गुनाह में मैं शिरकत नहीं करूँगा, तो वो मुल्क टूटा। सब ने देखा कि 70 के इलेक्शन के बाद जो डिज़ाइन बना उसके मुताबिक वो इलेक्शन कराने से मुल्क टूटा, ठीक है। अगर इलेक्शन ना कराया जाता है और उस डिज़ाइन में सब शामिल होते हैं लोग, ठीक है। अभी आप जो सुप्रीम कोर्ट केस को एक इंडिपेंडेंट जैसे अदारा, इलेक्शन कमीशन भी अदारा है, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्यों जल्दी पड़ी है कि सितंबर पे पहले सारे काम हो जाएं? क्या इसमें अफरा तफरी है? क्या सितंबर की डेट के बाद मुल्क ने चलना बंद कर देना है? हाँ, मैं कहता हूँ हाँ, मुल्क ने चलना बंद कर देना है, क्योंकि फिर थोड़ा सा चेक आ जाएगा। उस चेक आने के डर से वजह से बंदयाल साहब, जस्टिस गुलजार साहब, सारे उस डर की वजह से वो भाई आप उन प्रोसेस को चैलेंज तो कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन जाके। उनको पहले सबसे पहले ही था कि इलेक्शन कमीशन ने डेट दी थी, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को अपील की जाती कि आप अपनी डेट को चेंज करें। डेमोक्रेटिक तरीका ये है, ठीक है। उस तरीके को सारी पार्टियों को आज चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं मैं सिर्फ एक एप्लीकेशन सुनूंगा, बाकी किसी सियासी पार्टी को मेरा कोई कंसर्न नहीं है। नहीं सर, ये नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने ये कहा है कि जो अब हुआ ये अटॉर्नी जनरल साहब ने वहां पे उनसे जो है वो इस्तफसार किया और कहा, जिक्र किया उनके इख्तिलाफी नोट का जो 2 जजेस ने फैसला दिया था, और उन्होंने ये कोशिश की कहने की एक ऐसी सिचुएशन अदालत में क्रिएट करने की कि 4-3 का फैसला था जी, वो 3-2 का नहीं था। इसके जवाब के अंदर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने उनको रिबटल दिया और ये कहा कि ये हमारा अदालत का अपना अंदरूनी मामला है, और आज जिस केस पे बात हो रही है वो केस इलेक्शंस के इल्तवा का है, इलेक्शन की तारीख का नहीं है। अब केस चेंज हो चुका है। फिर आइसोलेशन में एक चीज को पॉइंट को लेते हैं, फिर उसको मैं आपको उसको लिंक बताता हूँ क्या हुआ। आपको याद है कि डोगर का केस था जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के पास, ठीक है, और जस्टिस गुलजार हसन, ठीक है।
इनके पास केस था उसकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र की रुकवाने की, तौहीन अदालत केस का था, ठीक है। उस वक्त उनको जब इन प्रोसेस में हुआ, उन्होंने कहा ये किसने किया है, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने। उन्होंने कहा बुलाओ इलेक्शन को, क्यों इलेक्शन क्यों नहीं कराता, ये काम कर रहा है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र कर रहा है, इलेक्शन क्यों नहीं कराता। उनके एक नोट के ऊपर चीफ जस्टिस को चला जाता है और उस नोट के ऊपर वो अपने लेते हैं सू मोटो, ठीक है। आज जो मेजर कंसर्न है कि सुप्रीम कोर्ट सबको कहती है कि रेगुलेट करो अपने इदारों को, ठीक है, ठीक है। अपनी सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर रेगुलेट कोई नहीं करता, ठीक है। क्यों अकेला आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ये कौन कहता है, जस्टिस बंदोखेल। वो कौन कहता है, जस्टिस मंसूर शाह। वो कौन कहता है, जस्टिस अतर मनीला। उसने कहा कि ये सू मोटो एक्शन आपका नहीं बनता चीफ साहब, आप इसको ना करें। उनकी राय थी, राय नहीं फैसले है, इसलिए देखें ये आज भी अदालत के अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये अगर आप इसकी अपनी राय है। मैं तो खेल साहब जो हिस्सा थे इसका, उन्होंने खुद कहा कि ये हमारी अपनी एक राय थी, देखें फैसला नहीं था। वो पब्लिक डोमेन में जब इख्तिलाफी नोट था, जो ऑलमोस्ट हर डिसीजन के बाद इख्तिलाफी नोट नहीं, जजेस जब बेंच बनता है उसमें आता ही आता है। इख्तिलाफी नोट वो होता है जो अकलियत में होते हैं, उनको इख्तिलाफी नोट कहते हैं। जो अक्सरियत में हो, ये अकलियत में नहीं भाई, 4-3 का जो देखें आप, मैं एक प्रोसेस बताया आपको, उसके ऊपर इमरान खान ने एप्लीकेशन दी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट बहादुर साहब आपने एक डिसीजन लिया हुआ है, जागो, उसमें क्यों नहीं इलेक्शन करवाते। उन्होंने वायलेट किया, आपका हुक्म वायलेट कर दिया। वो बयान याद करें जैसे वो कहता था फवाद चौधरी, इन पे तौहीन अदालत लगेगी, इन पे ये अंदर हो जाएंगे, ये प्राइम मिनिस्टर रहेगा नहीं, ये जिस दिन ये केस लगेगा सारे के सारे ये जितने भी हैं इलेक्शन कमीशन के 5 जज, इनके ऊपर हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर्टिकल 6 लगाएंगे। ठीक है। ये कौन कहता था, ये इस दरख्वास्त की बिना पे कहता था, क्योंकि उसमें तसलसल नजर आ रहा था कि एक सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म किधर गया, वो बैकआउट कर गया। प्लीज मेरी बात मुकम्मल करने, वो सुप्रीम कोर्ट बैकआउट कर गया अपने हुक्म से। वो कहते हैं ये नया केस है, क्यों नहीं लगाते, उन सारे बयान को लेते, जैसे आप सनाउल्लाह के बयान पढ़ते हैं तो आप इमरान खान के बयान को, आप फवाद चौधरी को, आप असद उमर के बयान को, सब के बयान को पढ़ें, सुने। उन्होंने कहा था कि ये सारे के सारे अंदर हो जाएंगे और हम अकेले माशाल्लाह इलेक्शन करेंगे, ये सब कुछ हो जाएगा। ये आर्टिकल 6 हुकूमत मार्शल लॉ कहां से लगा सकती है, कैसी अगर ये स्टेटमेंट थी। आर्टिकल 6 नहीं लगाने की, आप देखिए आप बयान पे लाते हैं ना, आपने जितने रेफर किए बयान किए हैं, तो मैं भी आपको वो बयान कर रहा हूँ कि ये मैं कहता हूँ मेरा मुद्दा ये है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था, उन्होंने एक केस को सभी इलेक्शन कमीशन ने उनका हुक्म नहीं माना। ये मुद्दा था, आपकी एप्लीकेशन पढ़ लें उसको, पिटीशन भेजा था सुप्रीम कोर्ट साहब को, बहादुर साहब देखें कि कितना जुल्म हो रहा है, आपका हुक्म नहीं माना जा रहा। ठीक है। उसको हुक्म माना, जब उसको रिबटल किया गया, जब उसको सारा चैलेंज किया गया, पूरे पाकिस्तान ने चैलेंज कर दिया कि यार ये तुम एक जज, 3 जज, ये हर दफा यही जज है, ये 15 जज हैं। 15 जज में सबसे बेहतर हाल ये है कि आप काइंडली सीनियर मोस्ट जजेस को बिठाएं। अगर वो को फैसला देते हैं वो सारा आंखों पे, अदर 1 मिनट सुन लें, अगर वो नहीं देते, अगर आप कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं मैं बुलडोज कर सकता हूँ, वो वक्त चले गए। अभी अदालती बुरान भी है, अभी आपका सियासी बुरान भी है, अभी नेक्स्ट इलेक्शन करा के आप और कौम को तकसीम करेंगे, ज़रूर कर लें। ये अगर आपने हिस्ट्री से नहीं सबक सीखना, आपने यही करना है कि जो अदालत का क्या काम है हुकूमत को चलाना, इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना। वो इलेक्शन कमीशन करे तो जाके उसको पिटीशन दें, लोगों के राय मत दुरुस्त करें कि इलेक्शन ये लोग खुद गएंगे इलेक्शन कराओ, खुद आएंगे। आज इमरान खान को सिर्फ प्रॉब्लम है, जजेस को प्रॉब्लम है, 17 सितंबर की प्रॉब्लम है। 17 सितंबर को क्या हुआ था कि एक डिसीजन भी आया था जस्टिस काजी फायसी ईसा का, उसने कहा था कि यह धरना है या इंटेलिजेंस ने कराया है, जो खादिम रिजवी वाला धरना था। उस धरने ने सारी प्रॉब्लम क्रिएट की, उस धरने की वजह से सारे हालात ख़राब हुए। उस पर फैसला आया, उस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया आज तक आपने। ठीक है। ये अदालत का हुक्म होता है। इमरान खान के ज़माने में फैसला आया था, डायरेक्शन थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि ये जो जनरल्स हैं, ये जो एजेंसीज हैं, इनके खिलाफ आप एक्शन लें। और उसके ऊपर ना रिव्यू गवर्नमेंट को सुनने दिया ना लोगों ने। ये क्यों हम चाहते हैं कि हर दफ़ा एक जस्टिस गुलजार साहब है, बाकी है, काबिल एहतराम है सारे जजेस, मगर वो 99 से लेके ऑनवर्ड वही क्यों जज हैं? वो उनका क्यों मसला है कि जी हर दफ़ा बाकी भी जो 15 जज हैं उसमें जस्टिस मुनीब भी एक अवेलेबल है, बाकी गुलजार अवेलेबल है, अभी मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब हैं। जस्टिस मुनीब साहब इस बेंच का हिस्सा है सर जी। मैं ये कहता हूँ कि क्यों है ऐसे, क्यों ये 3 जज क्यों आते हैं? जस्टिस मुनीब ने पहले फैसला दिया था। जस्टिस मुनीब ने जो जनरल बाजवा की जो मशहूर स्टेटमेंट है कि जनरल
63A का जो फैसला ख़राब हुआ है वो मुनीब ने लिखा था। बाजवा साहब की स्टेटमेंट शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या है सर? शहबाज शरीफ के बारे में है कि वो इतना कमज़ोर वज़ीर आज़म है, मैं जो कहता हूँ सुन लेते हैं। तो मैं तो आपको बताता हूँ कि भाई बास के ऊपर जो सरजनिश की बाजवा साहब कहते हैं मैंने तो वो भी तो बताया ना कि इमरान भी बाजवा साहब कह रहे हैं कि शहबाज ने जो इमरान के बारे में कहा, देखें आप राजी साहब योर टेक सर, नहीं मैं एक बताऊं कमजोर वजीर आजम है जिस तरह नहीं मैं कहता हूँ कि इमरान से बेहतर है वजीर आजम। इमरान तो देखें, इमरान तो यार किसी से हाथ नहीं मिलाता, बैठता ही नहीं है। सियासी आदमी एक दूसरे से बात करते हैं। उन्होंने उधर जब अपोजिशन में थे उन्होंने कहा मैं आपको अंदर कर दूंगा, चोरों में अंदर कर दूंगा। किसको अंदर किया यार? सब झूठे केसेस निकले हैं। ओके आई गॉट इट, ठीक है नासिर शिराजी साहब, सारे झूठे केसेस निकले हैं, सब चोर बरी हो गए, नैब को टुथलेस कर दिया गया, नैब में तरामीम की गई और तमाम केसेस वापस किए गए। इस हुकूमत ने आके सब कुछ इकॉनमी इस मुल्क की का तो बेड़ा गर्क हुआ ही हुआ, लेकिन उनकी अपनी इकॉनमी ठीक हुई, अपने हालात तो ठीक हो गए तमाम लोगों के। सागदार साहब जो चैंपियन हैं और कहा करते थे कि मैं आऊँगा, IMF को भी देख लूँगा और डॉलर को भी देख लूँगा। अभी लैंड किए थे तो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अभी तो मैं उतरा हूँ, अभी मेरा डंडा नहीं चला तो डॉलर जो है वो 10 रुपये नीचे आ गया। जब मेरा डंडा चलेगा तो डॉलर तो 200 से नीचे आएगा सर। आज 300 के पास जा रहा है सर डॉलर। नासिर शिराजी साहब क्या हो रहा है सर? देखिए जी, मैंने जैसे कि पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि मैं मौजूदा हुकूमत या PDM का मैं तो वकील हूँ ही नहीं। ये तो बातें आप उनके तर्जुमान से पूछें। ठीक है। हाँ, आप मुझसे अगर बात करते हैं कि ये तबाही शुरू कैसे हुई और न्यूट्रल एनालिसिस सर जी, उसका एनालिसिस ये है कि तबाही तो इमरान खान साहब अपने साथ लेके आए थे। ओके सर। क्योंकि उनको पता कुछ नहीं था, उन्हें क्रिकेट के अलावा ना उन्होंने जिंदगी में कोई किताब पढ़ी, ना उन्होंने कोई इदारा चलाया। ही इज एन ऑथर ऑफ बुक्स सर। वो मेरे जैसे आपके जैसे लोग लिखते हैं। हाँ, जैसे लिखी है उसने बता भी दिया। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात अर्ज करने लगा हूँ जी। इमरान खान साहब की डिग्री उठा के देखें, वो कहते हैं जी मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, मास्टर्स किया। ठीक है, आपने 26 सालों में इकोनॉमिक्स की कोई बात उनके मुंह से सुनी? और जब वो 4 साल आए तो कोई इकोनॉमिक प्लान था उनके पास? बताता हूं, उनके पास एक असद उमर था जो बुनियादी तौर पर सेल्स एंड मार्केटिंग का आदमी था, जिसको फाइनेंस के अल्फाबेट्स भी नहीं पता थे और उसे तबाह बर्बाद करके साहब की भी जरा बयान कीजिएगा। आगे सुने सर। इसाकदार साहब की इसाकदार के क्रेडिट पे फिर भी बहुत कुछ है। उसने 20 साल मुल्क चलाया हुआ है, 3-4 हुकूमतें देखी हुई हैं। असद उमर के पल्ले क्या था? मुझे ये बताएं कि एक आदमी जब तक पढ़ के ना आए और प्रैक्टिकल ना करे वो एक इदारा नहीं चला सकता। आपने पूरे मुल्क का जो उसका फाइनेंस बना दिया तजुर्बाकार, और हर वजीर ऐसा ही था। जो आदमी लॉ पढ़ के आया था उसको आपने IT दे दी, उसने IT का बड़ा गर्क कर दिया। जिस आदमी का हेल्थ से कोई ताल्लुक नहीं था, उसकी अपनी हेल्थ नहीं थी संभाली जा रही, वो हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पे रहा। ठीक है जी। और आज दवाइयों की कीमतें कहाँ हैं? 6 दफा दवाइयों की कीमतें बढ़ी। कैनी साहब बहुत बड़ी दिहाड़ी लगा के चले गए, नैब ने उनको बुला लिया। शब्बर ज़ैदी ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं मैंने जिस बंदे पर हाथ डाला टैक्स के लिए, इमरान खान का फोन आया, वो ना इसको ना छिड़ना, ये तो मेरा डोनर है। ये वो आदमी है जो 26 सालों में कानून के नीचे लाने का और ऊपर चढ़ने का सबक सुनाता रहा। क्या फरमा कर गए? अच्छा जी, चेयरमैन नाब की भी कहानी सुन लें इससे पहले। जो इसे सुने जरा, वो जो कोना कोना घूम के और वादी वादी चूम के नैब चला रहे थे, वो आपको भूल गए? उनकी पहले कैसेट्स मंगवाई गई, वीडियोस मंगवाई गई खातून नहीं, उससे पहले वाले की। अच्छा, उससे पहले वाला जो वो भी दूध का दूल्हा हुआ था सर। आफ्ताब साहब, उसके बाद मैंने आपसे आफ्ताब साहब का पूछा है उसने तो कहा मैं नहीं काम कर सकता। थैंक यू वेरी मच। क्यों? उसकी मर्जी। नहीं सर, मर्जी नहीं। उन्होंने कहा मैं इन हालात में काम नहीं कर सकता। किन हालात में सर? वो उनसे पूछें सर। उन्होंने बताया था। नहीं, मैं बताता हूँ सर। आप वो फिर आपको बताया, मुझे नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे प्रेशराइज किया जाता है, तफसील से उन्होंने नाम बताते, प्रेशराइज किया जाता है, नाम बताते, फलां के भाई को पकड़ लो और फलां के भाई को छोड़ दो। भाई नाम बताएं। उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दी कि मुझे जबरदस्ती गलत काम करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। और मुझे नजर आ रहा है कि एक बंदा, वो मर्दे मुजाहिद बनते ना, एक बंदा इमरान खान के मर्दे मुजाहिद नहीं है, कहते हैं उसको अंदर कर दो, जो कसूरवार है कहते हैं उसको छोड़ दो। वो कहते हैं सॉरी आई विल नॉट डू इट। सर एक मिनट, वो कहते हैं जनाब मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, मैं बैठा हूं, मैं रिजाइन नहीं कर रहा, मेरी टेन्योर पोस्टिंग में 5 साल काम करूंगा, दयानतदारी से काम करूंगा, सारे चोरों को पकड़ूंगा। नासिर शिराजी साहब उसका हाल, इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ रहे, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही थी, मेरे साथ मौजूद है नासिर शिराजी साहब और कर्नल अब्दुल रऊफ संधू साहब।
वज़ीर आज़म, साबिका वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जब अभी जलसा उन्होंने किया मीनार पाकिस्तान में, हर तरफ कंटेनर्स की भरमार की गई, तमाम रास्तों को कॉर्डन ऑफ किया गया, फिर भी एक आवाम पहुंची, वहाँ पर लोग पहुँचे और बड़ी मुश्किल से उन मुश्किल हालात के अंदर भी पहुँची और जलसागाह को भरने की कोशिश की आवाम ने। और हमने देखा कि आवाम वहाँ पर वो नज़र आई तमाम रास्तों की बंदिश के बावजूद, यानी लाहौर से बाहर की तो एंट्री पॉइंट्स अलाउड ही नहीं थी, लाहौर के अंदर के लोगों का जलसागाह तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। उसमें इमरान खान साहब ने 10 नकाती एजेंडा दिया और उसमें उन्होंने बातें की, बताया 10 पॉइंट्स उन्होंने दिए कि क्या सिचुएशन, इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करने के लिए क्या ऐसा एजेंडा मेरे पास है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा उसका अगर जिक्र करूँ तो उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्क के अंदर सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि तवील मुद्दती बरामदात में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क भर में सियाहत को फ़रोग देने के लिए न सिर्फ डॉलर कमाना मकसद नहीं होगा, बल्कि हम आवाम के लिए रोज़गार पैदा करेंगे सियाहत के थ्रू। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में वसी पैमाने पर मादनियात के ज़रिए मुल्क की आमदनी में इजाफा किया जाएगा। और उन्होंने इसके साथ और जो बातें की कि ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार करेंगे, मुल्क में छोटी और दरमियानी सनत को फ़रोग देना होगा, कारोबार को वसी करना होगा, मुल्क के खसारे का शिकार बड़ी सरकारी इदारों की रीस्ट्रक्चरिंग करना होगी, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही नादरा के साथ कुछ और फिर उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए सरमाए को महफूज बनाना होगा, करप्शन को रोकना होगा, एक ये पॉइंट उन्होंने उठाया। फिर गरीब और पसमानदा अफराद के लिए, यानी ये वो तमाम बातें इमरान खान साहब ने की जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज शायद शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में आएंगे, इसके रिबटल के अंदर बताएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, हमारी हुकूमत क्या कर रही है और हम किस तरह से इस हुकूमत के अंदर इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का पूरा हम अगर खिताब देखें जो पार्लियामेंट में उन्होंने किया, उस खिताब के अंदर उन्होंने सिर्फ इमरान खान को क्रिटिसाइज़ किया, उसकी वो तमाम बातें की, लेकिन ये सब कुछ नहीं कहा जो पॉजिटिवली इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करने के लिए जो तमाम चीज़ें हो सकती हैं, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था एक वज़ीर आज़म साहब से कि उन्हें आकर ये 10 नकाती एजेंडा, जिस पर मरीम औरंगज़ेब साहब ने एक बड़ी पुअर स्टेटमेंट दी कि 10 चपेड़ें पड़नी चाहिए, इन 10 चपेड़ों का जवाब ही एटलीस्ट शहबाज शरीफ साहब को देना चाहिए था, जो वो भी ना दे सके और सिर्फ यही कहते रहे कि इमरान खान इमरान खान इमरान खान इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर गया, सब चीज़ें वही कर गया, जबकि हकीकत में अवाम आज जो भुगत रही है 4 गुना इजाफी महंगाई तजर्बाकार लोगों ने कर दी। तजर्बाकार लोगों ने आकर सब चीज़ों का बेड़ा गर्क कर दिया। सागदार साहब जो फरमाते थे हमेशा आकर, या तो हुकूमत में आने से पहले ऐसी स्टेटमेंट्स ना देते, क्योंकि इन लोगों ने तो 3 बार इससे पहले 3 बार हुकूमत संभाली है, ये तमाम वजारतें संभाली हैं, इस मुल्क को संभाला हुआ है 3 बार। एक्सपीरियंस लोग थे, अक्लमंद लोग थे पीडीएम के, जिस तरह मरीम नवाज साहिबा फरमाती थी। नासिर शराजी साहब, आप क्या समझते हैं सर, जो ये इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ है इस टाइम पे, जो मुश्किल हालात अवाम पर आ गए हैं, और इमरान खान साहब का एक 10 नकाती एजेंडा देना आज, क्या ये एजेंडा ही वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी ये चीज़ें हमारे सामने आती, कुछ पॉइंट्स वो बताते कि मैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए क्या कर रहा हूँ, ना कि आटे के सेल पॉइंट्स पर पहुँच के 1-2 बंदे को आटा दे देना। हकीकत से तो आप भी वाकिफ़ हैं सर कि वहाँ पर सैकड़ों आटे की बोरियाँ होती हैं और कतार में लगे हज़ारों लोग होते हैं। क्या ये सिस्टम ठीक चल रहा है सर? देखिए जी, बात यह है कि इस मुल्क में चीज़ें बेहतर किस तरह हो सकती हैं, ये अब सिर्फ दानिश्वरों को मालूम नहीं, जो एक आदमी रेडी लगाता है, बिल्कुल, जो आदमी सड़क के किनारे बैठ के जूते गांठ रहा है, ये उसको भी पता है। ठीक है जनाब। और इमरान खान साहब ने जो जगलरी की है, शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा किया, इसका पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जवाब नहीं दिया, इसका जवाब बनता ही नहीं। तो जो जगलरी वो खुद करते रहे हैं इमरान खान पे, वो सवाल खत्म हो गया ना जी, अब जरा जवाब सुनिए ना जी। बात यह है कि 26 साल से ये सब्ज़ बाग जो हमें दिखाए जा रहे थे इमरान खान साहब के हाथों, जो उन्होंने एक नया लॉलीपॉप, सिर्फ रैपर चेंज किए, लॉलीपॉप इज द सेम ओल्ड वन। ठीक है, हमें बताएं ना कि जितना कुछ उन्होंने फरमाया, जो कह रहे हैं 10 निकाती एजेंडा, उसमें से उन्होंने खुद क्या किया सर, मैं बताता कितना नहीं आपने नहीं बताया। आपने अगर बताना है तो आप मेरी सीट पे आ जाएं, आप एनालिस्ट की जगह मैं एंकर आ जाता हूँ। ठीक है सर। अब आप मेरी सुने ना, आपका तो हमने सुन लिया, आपने तो तर्जुमानी फरमा दी। तो उनका इमरान खान साहब ने तर्जुमानी नहीं की। नहीं जरा सुनिए, यू आर मेकिंग अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मैं तर्जुमानी नहीं कर रहा। हाँ। आप लोग चूंकि सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा एक पार्टी को, तो आई हैव टू बी द डेविल्स एडवोकेट। हम तो आए आई हैव टू बी द डेविल्स एडवोकेट। यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा नहीं है, लेकिन यहां पे बातें वन साइडेड हो रही हैं, सो आई हैव टू सपोर्ट, आई हैव टू बी द डेविल्स एडवोकेट। आपने सवाल कर लिया ना सर, उनके बिहाफ पे आपने सवाल ही करना है ना, आपने बड़ा अच्छा किया, आप अच्छा कर रहे हैं, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं। अब जवाब अब हमारा सुनिए कि जो 3.5 साल 4 साल की खान साहब की हुकूमत थी, कितना टूरिज्म डेवलप हुआ,
हुआ सर, और कितने कंपैरेटिव टू द पास्ट गवर्नमेंट्स हुआ। आप टोक देते ना, आप तो पूरी बात नहीं होने देते। ठीक है सर। उन्होंने कितना टूरिज्म डेवलप किया, सड़कें कितनी बनवाई, कोई एक शारा कराक्रम बनवा गए टूरिज्म डेवलप करने के लिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जब बात हुई, यहाँ तो 32 लाख है। उन्होंने जो आरिफ नकवी का भी जिक्र कर रहे थे रहू साहब, उन्होंने इस टाइप के बंदे खड़े कर दिए। आरिफ नकवी वो इंटरनेशनल डकैत है, जब वो गिरफ्तार हुआ तो उसने सबसे पहला फोन इमरान खान साहब को किया कि मैं अरेस्ट हो गया, मुझे बचाओ। और फिर उन्होंने सिफारती सतह पे कोशिश की। और फिर जब बरतानिया की हुकूमत उसको अमेरिका हवाले कर रही थी, तो फिर ये अमेरिका के खिलाफ हो गए। वो जो रजीम चेंज वाला ड्रामा रचाया वो सिर्फ इस बुनियाद पे था कि मेरा दोस्त है उसको छोड़ो, अमेरिका ने नहीं अच्छा, छोड़ा। दोस्त को छुड़वाने के लिए जी अरबों रुपया यानी एब्सोल्युटली नॉट भी, दोस्त को पकड़ने भी कहा गया जी, यहीं थे बड़ा कोई एब्सोल्युटली नॉट आज तक कहा ही नहीं ना। उन्होंने अड्डे मांगे ना इन्होंने कहा, ये तो झूठ है। अड्डे मांगने की बात ही तो जनरल बाजवा ऑन रिकॉर्ड कह गए कि झूठा तरीन तो करें। वहां पे बात ये हुई थी कि अगर अमेरिका आपसे अड्डे मांगे इस मुल्क के अंदर तो क्या आप देंगे? इसका जवाब जब मांगेगा तो फिर हम बताएंगे। मांगे की बात हो रही थी ना, उन्होंने मांगे तो भाई मांगे ही नहीं ना, आप तो झूठ के पीछे भाग रहे हैं। देखिए सच जो है जूते पहन रहा होता है, झूठ पूरे शहर का चक्कर लगा के आ चुका होता है। इमरान खान साहब के झूठ जो हैं वो हमें 26 साल हो गए सुनते। कहां गए वो अजीम पाकिस्तानी जिनको उन्होंने बड़ी अच्छी जवाब दी? आई गॉट योर पॉइंट। मेरा सवाल, आई हैव अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट। कर्नल अब्दुल रऊफ संधू साहब, सर योर टेक, आप क्या समझते हैं सर जो इस मुल्क की इकोनॉमी और जो हालात हो चुके हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद इट? देखिए इस सिस्टम में ना कंटिन्यूटी चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी लाजमी है, इकोनॉमी स्टेबिलिटी डिमांड करते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। मगर उसमें यह है कि एक क्या वो इलेक्शन से आएगी सर के? नहीं, किसी इलेक्शन से नहीं आनी। पहले आप इस काबिल हो जाएं कि एक दूसरे से बात कर सकें। आप ओए तोए की सियासत बंद करें। सर ओए तोए की सियासत अब कौन कर रहा है? राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट देखिए, मरियम जो ओए तोए साहब कहते हैं या वो रहेगा या मैं रहूंगा। देखें वो ओए तोए से बढ़ के, वो ओए तोए का जवाब है। ओए तोए किसने शुरू की थी? किसने ड्रामेबाजी शुरू की थी? वो इमरान ने शुरू की थी। अब काइंडली आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप अपना बड़ा होने का एक बड़े कद का इज़हार कर रहे हैं साहब। वो तो कुरानी आयत सुनाते हैं। मैं देखिए मैं आपको इससे ले आता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जो इसने किया, उसने अभी स्टेटमेंट बता भी दी कि हम बात कर रहे हैं कि सियासी मैदान में या वो रहेगा या हम रहेंगे। ठीक है, वो हमें चाहता है गंदा करके निकालना, हम इसका मुकाबला करेंगे। दैट व्हाट ही मीन्स, उसने जो एक्सप्लेन किया। ठीक है, उसका तो जो बात है ना, मैं उसकी बात नहीं, मैं कहता हूं कि लेट्स आप कंपैरिजन करना है ना। आप चाहते हैं कि मुल्क की बेहतरी हो, मुल्क की बेहतरी किस तरह हो सकती है? मैं कहता हूं कि मेरी एक स्टेटमेंट नोट कर लें जी। इमरान आपका पार्ट टाइम वजीर आजम है, ठीक है, जो 11 बजे आएगा और 10 बजे से पहले वो किसी को अवेलेबल, 10 बजे रात के बाद नहीं अवेलेबल होता किसी को। ये आपने एक्सपीरियंस किया 4 साल। उससे पहले जो उसकी स्ट्रगल है, सुबह आप उसको टीवी में 7 बजे दिखाना शुरू करते थे। 7 बजे कि जी उठ गए हैं खान साहब, जूते पहन लिए हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं, लाहौर रवाना हो रहे हैं। ये जियो टीवी के साथ 2007 की जो स्लब की जो फ्लड की है, सबसे पहले तो उनका शहबाज शरीफ साहब की ऐसे नहीं हो रहा है, आटे पे जाना, एक बोरी दे देना और जाके मैंने बड़ा मार्का मार लिया कि एक गरीब औरत बैठी है उसको एक थैला दो, यार इसको थैला दो। एक शहबाज शरीफ साहब ने वहां जाके किया। हाँ। सरकारी खर्चे के ऊपर, हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर इतनी दूर गए हैं, जाके एक औरत को आटे का थैला देकर 25 तस्वीरें खिंचवाई गई है। मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। मेरे दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू आसिफ शिराजी साहब की, कर्नल अब्दुल रऊफ साहब की, और मैंने कोशिश की, जाहिर है क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा नहीं था, सो आई हैव टू बी द डेविल्स एडवोकेट। और आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।